पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटलिज्म। इस टॉपिक को कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से। अगर आप माजिद हुसैन की बुक देखो तो उसमें भी इन्वायरमेंटलिज्म को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही लिख दिया गया है, जो कि गलत है। दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये कहता है नेचर इज सुप्रीम, नेचर डिटरमाइंस मैन। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये होता है इफ़ समथिंग इज़ देयर तो उसकी वजह से कुछ और होगा, राइट। तो इन्वायरमेंटलिज्म इससे कैसे डिफरेंट है? ये बेसिकली मूवमेंट है, मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इन्वायरमेंट। बेसिकली जब आप इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए सोशल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, एथिकल लेवल पे या आइडियोलॉजिकल लेवल पे, किसी भी लेवल पे प्रोटेस्ट करते हो या फिर लॉबिंग करते हो, एक्टिविज़म एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताते हो, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटलिज्म। बेसिकली इन्वायरमेंट को सेव करने के तरीके। अब इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले मेन 4 थीम है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटलिज्म, एक ये टॉपिक है बेसिकली जो टॉपिक है ओवरऑल। फिर नियो इन्वायरमेंटलिज्म, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखो इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन ही अगर मैं आपको दिखा दूं तो ज्योग्राफी में राइट शॉर्ट नोट ऑन नियो इन्वायरमेंटलिज्म पूछ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? देयर इज रिजुवनेशन ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़, मतलब दोबारा से इसका जन्म हो रहा है। तो अब उसमें आप दोनों नॉर्मल इन्वायरमेंटलिज्म एंड रिजुवनेशन मतलब नियो इन्वायरमेंटलिज्म दोनों की बात करोगे। अब नियो वाली चीज़ें पढ़ने को क्यों हमें ज़रूरी है? जैसे बिहेवियरलिज्म में देखोगे नियो बिहेवियरलिज्म भी है। तो हर चीज़ में अगर कोई नया रिवॉल्यूशन दिखता है, जैसे न्यू वेलफेयरिज्म है, तो अगर उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, आप देख लेना चाहिए क्या न्यू वेलफेयरिज्म जैसा कुछ होता है, क्या न्यू रेडिकलिज्म जैसा कुछ होता है। आप समझोगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म वो एक कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि अप्रोचेस क्या हैं। 2 अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, एक है एंथ्रोपोसेंट्रिक या फिर उसे ह्यूमन सेंटर्ड कहते हैं, दूसरी बायो सेंटर्ड। अब ये जो अप्रोच है डीप और शैलो इकोलॉजी, प्योरली इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसी से सेम वही रिलेशन है। अब एक चीज़ है कि जो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, यही व्यू आगे मॉडिफाई होके बन जाता है नियो इन्वायरमेंटलिज्म। इसमें हम कुछ व्यू पॉइंट और भी पढ़ते हैं, जैसे डिटर्मिनिज्म हो गया, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म, ये सारे। तो नियो इन्वायरमेंटलिज्म, राइट, बेसिकली इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है लेकिन ह्यूमन के लिए। तो ये हम पढ़ेंगे प्लस पर्सपेक्टिव। फिर न्यू इन्वायरमेंटलिज्म होता क्या है, इस लेक्चर का स्कोप नहीं, बट फिर भी थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। क्या है कि जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसके बियॉन्ड जाता है, राइट। ये कहते हैं मैन मस्ट एक्ट एज गॉड्स टू सेव द प्लेनेट। आदमियों के हाथ में ही है सब कुछ। ये कैपिटलिज्म को एक सॉल्यूशन मानते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी को एक सॉल्यूशन मानते हैं, जैसे मार्स पे जाना है, राइट। ये कहते हैं कि जो नेचर है वो एक मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। न्यू एनवायरमेंटलिज्म की बात कर रहा हूँ, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर एक डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं एनवायरमेंटलिज्म और न्यू एनवायरमेंटलिज्म में। फिर जो कुछ फॉर्म्स हैं, ये सोशल ऑप्शनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि कल के दिन अगर यहाँ पूछ ले तो आप कैसे करोगे, राइट। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिनॉप्सिस आइस की वेबसाइट पे जाके ऑप्शनल्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। एंड 8999 का ये कोर्स है एंड टेस्ट सीरीज़ भी है। इन दोनों कोर्सेज़ में ये PYQ विद आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है। बाकी आप और कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पर। तो इन्वायरमेंटलिज्म इट इज़ अ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी विच डील्स विद वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का आपको वेलफेयर करना है, तो इसे कुछ लोग इन्वायरमेंट वेलफेयरिज्म भी कहते हैं। एक वेलफेयर अप्रोच है ना, यहाँ पे सिलेबस में अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ आपको ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच दिखती है। तो ये जो वेलफेयर अप्रोच है वो ये कहती है कि इंसान के लिए वेलफेयर करना है कुछ भी करके। इन्वायरमेंट वेलफेयरिज्म या फिर इन्वायरमेंटलिज्म क्या कहता है, आपको कुछ भी करके इन्वायरमेंट सेव करना है, राइट। ये बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिस्टिक व्यूज़ वगैरह या टी और रिऑर्डन के व्यूज़ में ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ मूवमेंट या करते हैं या फिर पॉलिटिक्स को या जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या सोसाइटी एज अ लार्ज उनको हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तब इस पूरे प्रोसेस को हम इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं। एज अ मूवमेंट ये 60s और 70s में स्टार्ट हुआ था। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में क्लियर होना चाहिए। बस एक डेफिनेशन, एटलीस्ट ये लाइन आपको पता होनी चाहिए पहले वाली, एंड चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये डुअलिस्टिक अप्रोच है क्या इन्वायरमेंटलिज्म में? पहली है एंथ्रोपोसेंट्रिक और ह्यूमन सेंटर्ड व्यू, दूसरा है बायो सेंटर्ड और लाइफ सेंटर्ड व्यू। इससे पहले मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, शैलो वर्सेस डीप इकोलॉजी का, या फिर टेक्नोसेंट्रिसिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिसिज्म। इस पे हम एक बार थोड़ा बात करते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ते हैं बेसिकली जब
इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इकोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाहिए। उसमें क्वेश्चंस भी पूछे हैं रिसेंटली, डीप वर्सेस शैलो इकोलॉजी। तो जो डीप इकोलॉजी है बेसिकली इन्वायरमेंट सेंट्रिक व्यू है। ये कहता है कि नेचर की अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू है, ह्यूमन एक पार्ट है एक लार्जर इकोसिस्टम का, राइट, ह्यूमन इज पार्ट ऑफ नेचर। ये बेसिकली डीप इकोलॉजी है, इसे हम इकोसेंट्रिक व्यू कहते हैं। ये होलिस्टिक व्यू है, ये क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ इकोसिस्टम जो है उसे आप रिकॉग्नाइज किए बिना आगे नहीं जाओगे, एंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम एज अ होल उसे ही आप देख के चलोगे। ये कहता है कि इकोसिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी लाइफ फॉर्म है वो सारी इंटरकनेक्टेड है। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ आपको लेके आगे जानी है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आइडियोलॉजी इनको आपको मानना है, एंड ये कहता है कि ह्यूमन थिंकिंग में आपको एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर ही आना पड़ेगा, एंड ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शैलो इकोलॉजी मतलब आज की डेट में हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म विजन, एंथ्रोपोसेंट्रिक है, एक रिडक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंडिविजुअल के लेवल पे बात करता है। ये आपका होलिस्टिक पूरे व्यू में बात करता है कि ये पूरा इकोसिस्टम है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक में एक पार्ट ह्यूमन भी आता है। शैलो इकोलॉजी क्या है, सीधे ह्यूमन के कॉन्सेप्ट से देखता है कि ये ह्यूमन है, इसके इर्द गिर्द अब क्या क्या है उनको आप देखो। तो ह्यूमन सेंटर्ड इन्वायरमेंटलिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन सेपरेट है नेचर से, आपको डिफरेंस समझ में आया। हम पहले अगर इस तरह से कहते हैं कि इसके अंदर कहीं बायोटिक कंपोनेंट में यहाँ ह्यूमन छोटा सा है, और जब हम जूम करके कहते हैं कि ह्यूमन यहाँ है, अब इसके इर्द गिर्द देख लो सारा क्या है, तो उसे हम शैलो इकोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, ह्यूमन बेनिफिट के लिए चीज़ों को कंजर्व करना है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करना है। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होगे, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आया तो ये दोनों व्यूज़ आपको समझ आएंगे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू क्या है, सेम ही चीज़ है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहता है कि इन्वायरमेंट का वेलफेयर करना है क्योंकि इट इज़ अ कमोडिटी फॉर मैन। आपको किसी चीज़ को सेव करना है, जैसे हम अपना घर बचाते हैं, क्यों बचाते हैं, क्योंकि घर नहीं होगा तो आपको रहने में दिक्कत आ जाएगी, देन इट इज़ अ कमोडिटी फॉर मैन। इसी रीज़न से हमें इन्वायरमेंट भी करना चाहिए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता तो है, लेकिन किसे, इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन के इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड होगा। जैसे हेल्थ ख़राब हो जाएगी ह्यूमन की, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी, बट ह्यूमन की ही, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की भी। अगर हम नॉन ह्यूमन नेचर को कंजर्व करते भी हैं तो उसकी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ही है। जैसे हम जू बनाते हैं तो जू सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसके अलावा उसकी और कोई वैल्यू नहीं है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहता है। जो भी रिसोर्सेज हैं अगर वो यूज़ नहीं हो पा रहे तो वेस्ट है, किसी काम के नहीं है। जिमरमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया ना, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। जैसे ये कॉन्सेप्ट बता, जैसे कोल था पहले, बहुत सालों तक कोल था, पड़ा था, कोई वैल्यू नहीं है, बट जब हमने स्टीम इंजन बनाया तो आपको कोल की वैल्यू समझ में आई। एक टाइम पे यूरेनियम, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज की डेट में आप देख लो, पिछले लगभग 100 सालों में या पिछले 70-80 ईयर्स में न्यूक्लियर मटेरियल्स की क्या वैल्यू आई। सेम वे में थोरियम आज की डेट में हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना हो, आने वाले 30 साल में बहुत वैल्यू हो जाए। तो मैन का जो ऑब्लिगेशन है दैट इज़ इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि मैन के लिए इन्वायरमेंट को सेव करना है, लेकिन सबसे पहले इन्वायरमेंट सेव करना है, ठीक है, आपके जो भी एक्शन होंगे वो आपके इन्वायरमेंट सेंट्रिक नहीं होंगे, आपके ह्यूमन सेंट्रिक होंगे। तो आप एक्शन लोगे लेकिन इन्वायरमेंट के लिए इनडायरेक्ट वे में लोगे। क्रिटिसिज्म आप समझ सकते हो, क्रिटिसिज्म क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है। इन रियलिटी मैन इज़ नॉट सुप्रीम, वही जो बायोसेंट्रिक व्यू का विज़न है वो बेसिकली इसके क्रिटिसाइज कर देंगे सारे पॉइंट्स। ये कहते हैं कि ह्यूमन एक पार्ट ऑफ नेचर है। ये जो व्यू है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, दैट इज टेक्नोसेंट्रिक, रेडिकल एंड इंटरवेंशनिस्ट या फिर मैनिपुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कीवर्ड याद कर लो, काम आएंगे। ये शैलो इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये सस्टेनेबल नहीं है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होगा। अभी हम बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में माल्थस के लिमिट्स टू ग्रोथ की, और ये शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करता है। और ये मैनिपुलेटिव व्यू क्यों है? ये कहता है कि गॉड ने भगवान बनाए और भगवान नेचर को देखता है, गॉड ने ह्यूमन को बनाया और ह्यूमन नेचर को देखता है, राइट। तो ह्यूमन इज सुप्रीम। अब बायोसेंट्रिक व्यू क्या कहता है? नेचर इज सुप्रीम। ये कहता है आपको नेचर सेव करनी है, इसलिए नहीं करनी कि ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर की खुद में एक इंट्रिंसिक मोरल वर्थ है, ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर कोई चीज़ फिश के लिए यूज़फुल है तो आप फिर उस पॉन्ड को गंदा नहीं कर सकते, राइट। नॉन ह्यूमन नेचर, जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी कि जू है, जू एंटरटेनमेंट के लिए, कहते हैं नॉन ह्यूमन नेचर की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी ह्यूमन की है।
अगर आपने जेब्रा रख दिया जू में तो वो उसका एंटरटेनमेंट जो आप ले रहे हो वो एक जस्ट बाई प्रोडक्ट है। जू इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, मेन पर्पस जू का कुछ और है। जो हम इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन बेसिकली जू का पर्पस है। रिसोर्सेज शुड बी एक्सप्लॉइटेड ओनली टू दैट एक्सटेंट, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो। अर्थ एबिलिटी टू एब्जॉर्व द डेट्रिटस ऑफ ह्यूमन इज़ लिमिटेड। हम जो गंदगी फैलाते हैं, आप देख रहे हो ना, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बने हैं, साहिबी रिवर, उसे नजफगढ़ नाला कह देते हैं, किसी टाइम पे रिवर होगी बहुत दूर से आती है, बट दिल्ली में नजफगढ़ नाला के नाम से फेमस है, बहुत गंदा है, राइट। तो जो डेट्रिटस ऑफ ह्यूमन है, अर्थ की एबिलिटी लिमिटेड है। ह्यूमन इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड नॉट द नेचर इटसेल्फ। हम नेचर नहीं हैं। ऑल्दो ये व्यू ये भी कहता है क्योंकि हम मेंटली सुपीरियर हैं तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर मोरली बाउंड टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि जेब्रा के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि जाओ तुम सेव करो। मेरिट डिमेरिट आप समझ लोगे इसकी क्या है, कि ये लाइफ सेंटर्ड व्यू है, डीप इकोलॉजी को प्रमोट करता है, इको सेंट्रिसिज्म को लेके आता है, इसमें इको फेमिनिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल राइट्स की बात करता है, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, कंजर्वेशन एक्टिविटी, सस्टेनेबल, इन सब चीज़ों की बात करता है। क्रिटिसिज्म आप कर ही लोगे। क्रिटिसिज्म क्या है कि ज्योग्राफी का जो वेलफेयर है ना वही मेन एम है, बट फॉर ह्यूमन। कुछ सोसाइटी ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं, जो डेवलप हो गई हैं वो ज्ञान देती हैं कि आप आगे बढ़ो। रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन राइज हो रही है, उनके लिए आप क्या करोगे, कॉस्टली प्रोसेस है ये अगर आप करने जाओगे। ग्लोबल कॉपरेशन करना है लेकिन वर्ल्ड तो रियलिज्म से ड्रिवन होता है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ये एक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल ही रह जाता है। कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। माल्थस को कहा जाता है सुप्रीम पेसिमिस्ट। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिमिट्स टू ग्रोथ। उनके अकॉर्डिंग कि जब हम 2100 तक पहुंचेंगे तब तक आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तब तक आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल नहीं होंगे, तब तक आप एग्रीकल्चर सारा एग्जॉस्ट कर चुके होंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी होगी इस टाइम पे कि आपको कुछ भी चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाएंगी, तो इवेंचुअली ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी 2100 तक। यहाँ तक आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्लाइन ही कर जाएगी। तो माल्थस क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। जो डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैन कैन ओनली लेंथन द टाइम, राइट। तो ये लिमिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, रिसोर्सेज कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही होंगे। अब दूसरा है पॉसिबिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। विडल डेला ब्लास जो कहते हैं वो ये कहते हैं इन्वायरमेंट सेव किया जा सकता है, अर्थ की एक होम्योस्टेसिस कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें बस डिस्ट्रक्शन को स्लो डाउन करना है। अगर आप सपोज ऐसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अगर आप एक साल में 4 साइकिल लगातार करते हो, 3 महीने एक क्रॉप, 3x4, इस तरह से आप टोटल 12 महीने क्रॉपिंग कर लो तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 3 महीने 3 क्रॉपिंग करो और एक बार उसको छोड़ दो, राइट, तो फिर उस सॉइल में होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म वर्क करेगा एंड अपनी प्रीवियस कैपेबिलिटीज़ को वो रीगेन कर लेगा। तो यू नीड टू स्लो डाउन द डिस्ट्रक्शन। प्रोबेबिलिस्टिक व्यू क्या कहता है, इन्वायरमेंट कैन बी सेव्ड, और जो एक्सट्रीम्स है डिटर्मिनिज्म और रेडिकल पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के मिड वे में कहीं आएगा, चाहे आप वो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू कहो चाहे आप स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहो। टी और रियॉर्डन ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अप्रोच के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। ये कहते हैं इन्वायरमेंट मैनेज करो, चाहे जैसे करो, चाहे आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू लाना हो, बायोसेंट्रिक व्यू लाना, कुछ भी लाना हो, यू हैव टू सेव इन्वायरमेंट एट एनी कॉस्ट। फिर नियो एनवायरमेंटलिज्म जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि नियो एनवायरमेंटलिज्म है क्या। जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी है इन्वायरमेंट को सेव करने की, बेसिकली जो मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में ये पॉइंट्स बताता हूँ। न्यू एनवायरमेंटलिज्म इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न लिबरल एंड प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव है जहाँ मैन को गॉड्स की तरह एक्ट करना है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं इसके, टोटल 6 की एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बाकी डिटेल में ही हम एडवांस्ड लेक्चर में वहाँ पढ़ते ही अपने वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट लिमिट्स हैं, जो ट्रेडिशनल ग्रीन इम्फेसिस दिया जाता है इन्वायरमेंट लिमिट पे, उसके बियॉन्ड आपको सोचना है। ये कहते हैं कि ह्यूमन एक डोमिनेंट फोर्स है या फिर गॉड है, इस वजह से ह्यूमन को ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। राइट, इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए क्योंकि इसकी ह्यूमन के लिए यूटिलिटी है। इस पर्सपेक्टिव का आप यूज़ करके
प्लानिंग या रिसोर्स मैनेजमेंट करो, अल्टीमेटली आप एक आइडिया को प्रमोट करते हो। देयर आर नो इनहेरेंट इकोलॉजिकल लिमिटेशन, कोई ऐसी लिमिटेशन है नहीं। और इन्वायरमेंट को जब आप सेव करते हो तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये है पहला पॉइंट व्यू कि आप ट्रेडिशनल इन्वायरमेंटल लिमिट को रिजेक्ट करते हो। दूसरा जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, पैसा है, न्यू टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न स्टाइल डेवलपमेंट, दोज आर सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मार्केट मैकेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को डील कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, जैसे आपने कार्बन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में देखा होगा, राइट। तो ये जो अप्रोच है आप इसका यूज़ करके लैंडस्केप को रीशेप कर सकते हो, मेगा सिटीज़ को एक्सपेंड कर सकते हो, अनटच नहीं रखना है। ठीक है, तो अब इसका एक क्रिटिसिज्म में आएगा, स्पेशल इनइक्वालिटी आएगी, जिससे कि वो रीजन जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है वही आगे बढ़ जाएंगे। अब टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म क्या कहता है, ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमिज्म, कि कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक हो, सिंथेटिक बायोलॉजी हो, न्यूक्लियर, नैनो साइंस, जियो इंजीनियरिंग, किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप इन्वायरमेंट को सेव करोगे, आप न्यू लैंडस्केप्स क्रिएट करोगे। अगर पुराने पे आपका काम नहीं चल रहा है, धरती पे नहीं कर पा रहे हो तो मार्स के ऊपर करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो पोस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट है, बेसिकली न्यू एनवायरमेंटलिज्म कहता है कि प्योर या अनटच्ड नेचर जैसी कोई चीज़ होती नहीं, आपको यूज़ करना है नेचर को। जो हम कहते हैं नेचर दैट इज़ अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट एंड नथिंग एल्स। अगर आपको नीड लगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट करके ह्यूमन को सेव किया जा सकता है तो फिर आपको उस वे में काम करना चाहिए। अगर आपको लगे कि मार्स पे जाके अपनी कॉलोनीज़ बनानी है तो आप बनाओ फिर जाके। तो इससे क्या होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो सकती है। आपको ये तो समझ में आया होगा कि न्यू एनवायरमेंटलिज्म है क्या। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आप मेरिट देखना चाहो, ये वही पॉइंट्स शॉर्ट में लिखे। इट एंड्स द डाइकोटोमी ऑफ एंथ्रो एंड बायोसेंट्रिक अप्रोच। ये कहता है साइंस एक सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम ई लर्निंग करते हैं तो प्लेनेट पे लोड रिड्यूस होता है, एडेप्टेशन को आप बढ़ावा देते हो, मिटिगेशन को नहीं। ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ह्यूमनिज्म को या ह्यूमन एजेंसी को डेफिनेट रोल आप लेकर आते हो। स्टीवर्ट ब्रांड की आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम एक बार बात कर लें तो इन्वायरमेंटलिज्म आपको एंशिएंट रिलीजन में देखने को मिलेगा, ट्राइबल कल्चर्स में दिखेगा। शमानिज्म क्या होता है, क्षमा, जो रिलीजन क्षमा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक कम्युनिज्म तो पुरानी सोसाइटीज़ में मिलता है। 3 जगह हम इसको स्टडी करेंगे, जो यूरोप में, यूएसए में एंड इंडिया में। तो यूरोप में जब आईआर हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, उन्होंने अपना एनवायरनमेंट गंदा कर दिया था, तब वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए। 1860s में एल्कली एक्ट ऑफ ब्रिटेन आए थे। अर्ली 20s में बैक टू नेचर मूवमेंट चला था, जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म, इन्वायरमेंटल रोमांटिसिज्म कहते हैं, राइट। तो रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, इनको आपको रिड्यूस करना है, ये नहीं चलेंगे, काम नहीं चलेंगे। एक्सट्रीम रेडिकल व्यूज़ को फोकस करता है, राइट, आइडियलिस्टिक व्यू पे जाता है। क्रोपोटिकिन ने उस टाइम पे साइबर ग्लेशियर की मेल्टिंग कर ली थी, साइबर ग्लेशियर मेल्टिंग की स्टडी कर ली थी कि आईआर की वजह से ये इशू हो रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे वार्न कर दिया था। और सर एबेंजर हॉवर्ड, इन्होंने गार्डन सिटी मूवमेंट लॉन्च कर दिया था अर्बन प्लानिंग के लिए यूके में। देन यूएसए में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया। यूरोप में कब आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। यूएसए में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया। तो फ्रैंकलिन ने वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करने की बात की। राचेल कार्सन, इन्होंने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी, जिसे हम साइलेंट स्प्रिंग मूवमेंट का सोर्स मानते हैं। इन्होंने डीडीटी इम्पैक्ट की बात की, जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, डीडी की वजह से बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, सबसे पहले इन्होंने बात की थी, राइट। फिर एक योसेमाइट नेशनल पार्क मुइर इस एरिया में बनाया गया कैलिफोर्निया गोल्ड रश के बाद। 1970s में यूएस EPA बना, प्रेसिडेंट निक्सन ने उसके लिए खुद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। आप समझो क्या ग्रेविटी रही होगी उस चीज़ की। और 1970s में ही फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया। इंडिया की बात करें तो हमें इतनी लेट नहीं हुआ कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA टाइप या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जागे हों। हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हमारा रिलीजन इन्वायरमेंटलिज्म की बात करता है। जैनिज़्म तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है। आपने पढ़ा हो कि हमें खेती भी नहीं करनी है क्योंकि कीड़े मर सकते हैं, हमें दूध भी नहीं पीना है क्योंकि गाय अपने बच्चे का दूध कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो जैनिज़्म एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट सबके लिए।
चिपको मूवमेंट रेनी विलेज में दिखा, इको फेमिनिज्म से गवर्न था, और ये इसके जो ओवरशूट थे अफ्रीका तक देखने को मिले। फिर साइलेंट वैली मूवमेंट आपको देखने को मिला। क्यों कहते हैं? बर्ड्स, साइलेंस, बर्ड्स जो थी वही उन्हीं की वॉल्यूम ज़्यादा आती है और वो अल्टीमेटली साइलेंट भी हो रही थी। इसको साइलेंट वैली शायद कुछ इसी रीज़न से कहते होंगे। पलक्कड़ केरला में है, लाइन टेल मकैक भी वहाँ पे, मकाऊ वहाँ पे ख़त्म हो रहे थे। फिर NBA नर्मदा बचाओ अभियान, यहाँ पे मेधा पाटकर और बाबा आमटे ये काफ़ी न्यूज़ में थे। इन्होंने कहा कि अगर हाइट ऑफ डैम हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो विलेजेस सबमर्ज हो जाएंगे। देन गंधमार्दन मूवमेंट उड़ीसा में, बॉक्साइट माइनिंग मूवमेंट, और जो मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज़ थी कुछ ऐसी थी जो वहाँ पे एंडेमिक थी। कुछ जगह अगर आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के रिलेट कर सकते हो तो अर्बन स्प्रॉल से आप इसको रिलेट करना और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करना, और ये स्पेस मैंने छोड़ दिया ताकि आप अलग अलग चीज़ों से इसको रिलेट कर पाओ। ये बेसिकली हमारा पूरा इन्वायरमेंटलिज्म एक टॉपिक है। न्यू इन्वायरमेंटलिज्म अगर आपको शॉर्ट में देखना है, ये पॉइंट्स हमने बताई दिए हैं। इन्वायरमेंटलिज्म वर्सेस नियो इन्वायरमेंटलिज्म डिबेट पे अगर आपको जाना हो तो बस ये टेबल है, अगर आप समझ गए हो तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा क्लियरली कि क्या है सारा कहानी। और ये एक क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेना, एज सच पूछ सकता है एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की। इसमें जो ओवरऑल आप चीज़ें देखो इन सब हेडिंग्स में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, आपको नीड हो तो आप कोर्सेज कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू।